हेलो विद्यार्थियों, आज मैं समाज के प्रकार टाइप्स ऑफ सोसाइटी के बारे में आपको बताऊंगा। मानव समाज का उदय मानव शास्त्रियों के अनुसार लाखों वर्ष पहले हुआ था। है विकास के अनेक चरणों से होता हुआ आज मानव अपनी वर्तमान अवस्था में पहुंचा है, परंतु विश्व के सभी समाज एक जैसे नहीं हैं। अब यह लगभग विद्वानों की निश्चित मान्यता है कि आरंभिक मानव पहाड़ों, जंगलों और गुफाओं में रहता था। अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का प्रयोग करके उसे अपने जीवन की अवस्था को बदला और काल क्रम में गुफाओं और पहाड़ों को छोड़कर नीचे उतर आया। ये पहला सोसाइटी जो हम मानते हैं, आदिम समाज, प्रिमिटिव सोसाइटी। अपने प्रयासों के फलस्वरूप जब मानव अपने प्रयास से आहार और अन्य आवश्यक चीजों को पैदा करने लगा तो वह पशुओं से एकदम भिन्न धरातल पर आ खड़ा हुआ। मानव समाज के विकास का यह चरण आरंभिक चरण था और इस समाज को आमतौर पर आदिम समाज कहा जाता है। अलग अलग विद्वान ने इस समाज की चर्चा अलग अलग नामों से की है। कार्ल मार्क्स ने इसे आदिम साम्यवाद काल कहा। हर्बर्ट स्पेंसर ने इसे आदिम झुंडों का काल कहा। एल.एच. मॉर्गन ने इसे जंगली काल कहा है। नामों से भले ही भिन्नता हो, इसके लक्षणों में आमतौर पर भिन्नता नहीं है। इस काल में मानव जंगली जानवरों के समान झुंडों में रहा करता था। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उसका निवास नहीं था, बल्कि आवश्यकताओं के लिए और सुरक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। मानवीय प्रौद्योगिकी का स्तर बहुत ही निम्न और पिछड़ा हुआ था। आमतौर पर इसे लंबे अनाहार, अभाव और डर की अवस्थाओं का गुजरना पड़ता था। साधन रहित आदिम समाज के लोग कोई भी चीज मिलने पर सामूहिक रूप से उसका उपभोग करते थे। तत्कालीन उपभोग के बाद कोई चीज बचती ही नहीं थी और इस समय मानव समाज में न तो परिवार थे और न ही नातेदारी की कोई व्यवस्था थी। श्रम विभाजन का सर्वथा अभाव था एवं आर्थिक साधनों के अभाव में आर्थिक गतिविधियों की भी कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं थी। दूसरा समाज जो हम मानते हैं वो ट्राइबल सोसाइटी है, जनजातीय समाज। आदिम समाज में विकास के कारण जनजातीय समाज का उदय हुआ। यद्यपि विद्वानों में इस संबंध में मतों की समानता नहीं है, फिर भी आमतौर पर जनजातीय समाज को आदिम समाज के बाद का समाज माना जाता है। सामाजिक दृष्टि से इनमें से अधिकांश निश्चित स्थानों में बस चुके थे, परंतु अनेक जनजातीय घुमंतु अवस्था में ही थी। इनमें कुल नातेदारी और परिवार की प्रारंभिक अवस्था का विकास हो चुका था। अधिकतर जनजातीय समाजों में सुरक्षा, समाजीकरण और नियंत्रण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सामूहिक शयन गृहों की व्यवस्था थी, जिसे युवा गृह अथवा युवा संगठन भी कहा जाता है। आर्थिक दृष्टि से जनजातीय समाज सरल प्रौद्योगिकी का समाज था, जहां कुछ जनजातियां शिकार और पशुपालन पर ही निर्भर थी। वहीं अनेक जनजातियों में शिल्प और कृषि का भी विकास हो चुका था। इनमें स्त्री पुरुषों के बीच प्राथमिक श्रम विभाजन के अतिरिक्त और कोई श्रम विभाजन नहीं था। ये वस्तुओं और सेवाओं का सीधा विनिमय करते थे। मुद्रा का प्रचलन नहीं था। साधनों के अभाव के कारण सामाजिक स्तरीकरण और वर्ग विभाजन भी इनके बीच नहीं होता था। राजनीति की दृष्टि से जनजातीय समाज में अपनी अपनी एक राजनीतिक इकाई होती थी। इनमें सरदार अपनी पारंपरिक मुखिया की प्रथा से होता था, जिसका चुनाव वंश के साथ साथ क्षमताओं के आधार पर होता था। जनजातीय समाज में सांस्कृतिक दृष्टि से धर्म और जादू अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। इनका धर्म संगठित नहीं होता था और न ही विशेष धार्मिक स्थलों की अवस्था होती थी। तीसरा समाज जो हम मानते हैं वो कृषक समाज है, पीजेंट सोसाइटी है। यह समाज मूलतः सरल प्रौद्योगिकी पर आधारित कृषि अर्थव्यवस्था के इर्द गिर्द संगठित होता है। महत्वपूर्ण कृषि नहीं है, बल्कि कृषि कार्य को जिन तकनीकों और उपायों के आधार पर संगठित किया जाता है, उनके कारण ही समाज विशेष को किसान कहते हैं। ऐसे समाजों में पशु बल का प्रयोग होता है, सामान्य उपकरण होते हैं, मानवीय शक्ति का खूब प्रयोग होता है एवं पूरा समाज प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भूमि और भूमि के उत्पादन से जुड़ा रहता है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया में वर्तमान समय में भी कृषि कार्य की प्रधानता है, परंतु
इनसे वह किसान समाज नहीं कहलाता है, क्योंकि वहां खेती अधिकतर मशीनों की सहायता से होती है। डेनमार्क आज दुग्ध उत्पादन पर काफी निर्भर है, परंतु यह समाज पशुपालक समाज न होकर औद्योगिक समाज है, क्योंकि दूध उत्पादन और वितरण का कार्य मशीनों की सहायता से किया जाता है। किसान समाज में श्रम विभाजन की द्वैतिक अवस्था होती है। इसमें समाज के अलग अलग समूहों की अलग अलग कार्य दिया जाता है। यह सामाजिक स्तरीकरण और वर्ग विभाजन में भी सहायक होता है। समाज का विभाजन जन्म पर आधारित होता है। जन्म प्रदत्त प्रतिष्ठा अधिक महत्वपूर्ण होती है। कुल का महत्व घट जाता है। नातेदारी एक महत्वपूर्ण संरचना होती है, जिसका महत्वपूर्ण कार्य सदस्यों को संकट के समय सहायता करना होता है। अधिकतर परिवार विस्तृत, संयुक्त एवं अनेक पीढ़ियों वाले होते हैं, जिसमें पुरुषों की प्रधानता होती है और नारी किशोर गौण हो जाते हैं। आर्थिक दृष्टि से कृषि कर्म तो प्रधान होता ही है, पर दूसरे शिल्प विकसित हो जाते हैं। मुद्रा का प्रचलन होता है, परंतु वस्तु और सेवा का विनिमय सीधे भी होता है और मुद्रा के आधार पर भी। बहुत अप्रत्यक्ष विनिमय के संस्थागत स्वरूप विकसित हो जाते हैं, जैसे जजमानी, बलूतेदारी इत्यादि। समाज की मुद्रा व्यवस्था धातु पर आधारित है, जो अपने से अपना मुख्य मूल्य बनाए रखते हैं। कृषक समाजों में व्यापार की वृद्धि होती है और व्यापारी संघ, ट्रेड गिल्ड्स का भी उदय होता है। राजनीति की दृष्टि से इस समाज में राजाओं का उदय होता है। आरंभ में राज्य क्षेत्र छोटे होने के कारण ही राजा से काम चलता है, परंतु आगे चलकर सलाहकार समिति और यदि साम्राज्य का निर्माण हो जाए तो सेवा मंडल जैसी व्यवस्था का भी उदय हो जाता है। सांस्कृतिक से यह समाज धर्म की अति महत्वपूर्ण भूमिका का समाज होता है। धर्म मानवीय संबंधों, नैतिकता, नियमों, मूल्यों और आदर्शों की एकमात्र कसौटी होता है। यही कारण है कि कृषक समाजों के प्रशासन से धर्म क्लेर्जी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है और यदा कदा तो इन्होंने राज सत्ता पर ही अपना नियंत्रण बनाया है। ये संस्कृतियां परंपरा और रूढ़ि प्रधान होती हैं। इनमें परिवर्तन का विरोध होता है और ये समरूपता, अंतः निर्भरता, सुस्थिरता बनाए रखने की चेष्टा करते हैं। भारतीय समाज परिवर्तनशील किसान समाज का उदाहरण सबसे अच्छा है। चौथा जो मैंने देखा है औद्योगिक समाज, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, खासकर हम इसको कैपिटलिस्ट सोसाइटी भी कह सकते हैं। औद्योगिक समाज मूलतः औद्योगिक प्रौद्योगिकी पर आधारित है। जब उत्पादन की प्रक्रिया को निर्जीव ऊर्जा स्रोतों एवं जटिल मशीनों के द्वारा चलाया जाता है और यह अर्थव्यवस्था की प्रभावशाली प्रणाली बन जाती है, ऐसे समाज को औद्योगिक समाज कहते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत श्रम विभाजन और विशेषज्ञता का प्रचलन होता है। पारिश्रमिक और काम का बंटवारा व्यक्तियों के आधार पर किया जाता है। विनिमय के क्षेत्र में बैंक जैसी संस्था का उदय होता है और राजनीतिक सत्ता के द्वारा दिए गए आश्वासन से प्रतीकात्मक मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन होता है। मुद्रा के रूप में कागजी नोटों का प्रचलन इसी समाज में पहली बार हुआ। राजनीति के दृष्टि से औद्योगिक समाज सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देश के औद्योगिक एकीकरण के फलस्वरूप राष्ट्रवाद की भावना का उदय होता है और ये राष्ट्र को जन्म देते हैं। राजनीतिक अधिकारों की भावना उभरती है। राजनीतिक दलों की व्यवस्था, चुनाव की व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायालय की व्यवस्था, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, शक्तिशाली प्रेस और समाचार पत्रों की व्यवस्था औद्योगिक समाज में ही पनपते हैं। समाज से कुल एकदम ही समाप्त हो जाता है। नातेदारी का केवल सैद्धांतिक महत्व बच जाता है। परिवार एकल अथवा एक ही दंपति के इर्द गिर्द संगठित होने लगते हैं। बच्चों का स्त्रियों की स्थिति तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र हो जाती है। बच्चों का माता पिता से संबंध लोकतांत्रिक होता है। सांस्कृतिक दृष्टि से यह धर्म के विनाश का काल है। इसके स्थान पर विवेक पूर्णता, तर्कपूर्णता एवं सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण गतिविधियों में विस्तृत योजना का काल है। लर्नर ने यह भी कहा कि प्रौद्योगिकी के परिवर्तन व्यक्तिवाद, सार्वभौमिकता और तर्कवाद को समान रूप से बढ़ावा देते हैं। वो उपयोगितावाद एवं तर्कवाद की प्रधानता होती है। जन संचार के माध्यमों के कारण जन संस्कृति, मास कल्चर का उदय होता है। कला और साहित्य के आदर्शों में समानता का प्रभाव बढ़ता है। समाजवादी समाज, सोशलिस्टिक सोसाइटी, आमतौर पर औद्योगिक अथवा पूंजीवादी समाज के पश्चात समाजवादी समाज की धारणा दी गई है। समाजवाद की धारणा मार्क्स से भी पुरानी है एवं इसका प्रयोग एक समुचित समाज के रूप में पहले विद्वानों ने किया था। इनमें फारियर, सिस्मौदी, लुई ब्लॉक,
रुद्रा जैसे विद्वानों ने नाम काफी प्रसिद्ध है। मार्क्स की रचनाओं के प्रकाश में आने के बाद लगभग सभी विद्वानों ने स्वीकार कर लिया है कि पूंजीवाद औद्योगिक समाज के बाद सामाजिक समाज का उदय होता है। 50 के दशक में इस धारणा का खंडन किया गया और यह कहा जाने लगा कि यदि पूंजीवाद समाप्त होगा भी तो इसके स्थान पर औद्योगिकेतर समाज का उदय होगा। डेनियल बेल नामक अमेरिकी विद्वान ने सबसे पहला प्रयोग डेनियल ने किया। आगे चलकर अन्य विद्वानों ने भी इसका प्रयोग किया है। विषमता बिल्कुल समाप्त नहीं होती है इसमें। इसकी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। योग्यता के अनुसार साधन तथा आर्थिक पुरस्कार दिए जाते हैं। आर्थिक नियोजन होता है। समाज में वर्ग होते हैं। प्रौद्योगिकी का अधिकतम विकास, उत्पादन की क्षमता बढ़ाई जाती है। समाजवाद संपत्ति के सामूहिक और सामाजिक नियंत्रण का काल है। वर्ग विभाजनों को कम करते जाने का काल है। उत्पादन की अधिकतम गति का काल है। मौलिक आवश्यकताएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। विशिष्ट समूहों द्वारा शासित समाज कहा है। मिलोनन जिलास ने सरकार और शासन व्यवस्था समझ जनता के हित में कार्य करती है। डेनियल लेन ने इसे समाजवाद के सकारात्मक और सकारात्मक पक्षों की चर्चा की है। औद्योगिकोत्तर पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी लास्ट डेनियल बेल ने यह धारणा की दी और एडमंड वर्क परिपक्व औद्योगिक समाज की परिकल्पना की थी। सामाजिक असमानताएं, स्तर भेद, सुविधाओं की असमानताएं बहुत कम हो जाती हैं। मैनेजरियल रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक पीएफ डकर ने परिपक्व औद्योगिक समाज के बाद उसके बाद औद्योगिक समाजों की कल्पना जिसमें स्तर विभाजन का स्थान पर स्वयं समाज की ही एक बड़े मध्य वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। और इसी संदर्भ में प्रबंधकों को जो पूंजी के मालिक नहीं होते ऐसे समाज में सबसे शक्तिशाली कहा है। डेनियल बेल ने उद्योगों का अधिकतम विकास होता है। रोजगार की कमी नहीं रहती। समाज से व्यक्तिवाद की प्रवृत्ति होती है। पूरे समाज में आर्थिक समृद्धि आ जाती है। मानवतावादी दृष्टिकोण का विकास होता है। विवेकपूर्णता, तर्कपूर्णता, स्वतंत्रता एवं स्वच्छंद व्यक्तित्व विकास के अवसर दिए जाते हैं। इस धारणा की भी काफी आलोचना हुई है, परंतु औद्योगिकेतर एवं समाजवादी समाज में औस्तरीकरण का भाव और इसमें क्रमिक कमी इनमें सामान्य बिंदु है। इस तरह आज मैं टाइप्स ऑफ सोसाइटी के बारे में प्रकाश डाला। नेक्स्ट अब दूसरे क्लास में। थैंक यू।